हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। शिक्षाकुल पीसीएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश की मृदा के बारे में। सॉयल ऑफ उत्तर प्रदेश। हमने आपको इंडियन ज्योग्राफी में जब हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाया था, विश्व का भूगोल पढ़ाया, तो विश्व के भूगोल में हमने मिट्टी को 3 भागों में वैश्विक लेवल पर, वैश्विक स्तर पर हमने मिट्टी को 3 भागों में डिवाइड किया, जोनल, एजोनल और इंट्राजोनल। जब हमने भारतीय मिट्टी की बात की, भारतीय मृदा की बात की, तो भारत में मुख्यतः 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। वो हमने आपके साथ डिस्कस किया। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा, पर्वतीय मृदा, इस पर दलदली मृदा, पीट मृदा। ये हमने आपके साथ डिस्कस किया कि भारतीय मृदा कितनी प्रकार की होती है और मृदा है क्या। आपको हमने ये भी आपके साथ डिस्कस कर लिया था कि मृदा होती क्या है। कई बुकों में मृदा की डिफिनीशन गलत है, ये भी हमने बताया था। हमने बताया था कि मृदा की डिफिनीशन में आप सही यदि आपको जवाब देना है तो कहेंगे कि मृदा भूपर्पटी का वह ऊपरी संस्तर है जो पादप वर्ग को पोषित करता है या पोषित करने की क्षमता रखता है। जैसे समझिएगा, हमने कहा मान लीजिए ये भूपर्पटी है। अब भूपर्पटी का मतलब क्या होता है, हमने बताया था जब आपको वर्ल्ड जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाया था, तो पृथ्वी की ऊपरी सतह से लेकर के और 35 किलोमीटर की जो मोटाई है, इस 35 किलोमीटर की मोटाई को हम भूपर्पटी या क्रस्ट के नाम से जानते हैं। तो इस भूपर्पटी का एक ऊपरी संस्तर, ये ऊपरी संस्तर जो पादप वर्ग को, यहाँ पे एक शब्द जुड़ा है जो पादप वर्ग को पोषित करता है, जो पादप वर्ग को पोषित करता है, जो पादप वर्ग को पोषित, पादप वर्ग को पोषित करता है, पादप वर्ग को पोषित करता है या पोषित करने की क्षमता रखता है, या तो क्षमता रखता है। मीन्स जरूरी नहीं कि जैसे मिट्टी का ऊपरी संस्तर है और पादप वर्ग को पोषित करता हो। यदि मिट्टी का ऊपरी संस्तर है और पादप को पोषित करने की क्षमता रखता है, तो क्या कहलाता है? मिट्टी कहलाता है, मृदा कहलाता है, सॉइल कहलाता है। सॉइल ऑफ यूपी। जैसे एक उदाहरण के तौर पे समझिए कि या तो आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या आईएएस की तैयारी करने की क्षमता हो, दोनों बात है। तो या तो ऐसी कोई संस्था, ऐसा कोई ऊपरी संस्था है जो पादप वर्ग उस पे हैं, या तो क्षमता है कि हाँ मैं पादप वर्ग को पोषित कर ले जाऊंगा, तो उसे हम मिट्टी कहते हैं। इसी मिट्टी के संदर्भ में, इसी मृदा के संदर्भ में हमने बताया था कि यहाँ पे जो मिट्टी होती है, इसके टेक्सचर के संदर्भ में, टेक्सचर, यदि हम टेक्सचर के बारे में बताए थे, तो हमने टेक्सचर के संदर्भ में आपको एक बताया था कि त्रिभुज याद रखना है, ट्रायंगल्स। दिस इज सैंड, सैंड, सिल्ट और क्ले। सैंड, सिल्ट और क्ले। आइए हिंदी में समझते हैं। सैंड की मीनिंग जो होती है वो होती है बलुई। सिल्ट मीन्स क्या होता है? गाद। सिल्ट मीन्स क्या होता है? गाद। और क्ले की जो मीनिंग होती है वो होती है मृत्तिका। और यदि हम इसमें सैंड की प्रतिशत जो मात्रा है, यदि 40% हो और यदि ये 30% है और यदि ये भी 30% है, तो इसका जो अनुपात होगा वो बनेगा, दिस इज, यहां पर लोम। जो अगला हमारे सामने उभर कर आएगा कि ये 40%, ये 30% एंड देन 30% इज इक्वल टू लोम। लोम सॉयल, जिसे हम दोमट मृदा के नाम से जानते हैं।
दोमट मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो ये आपके सामने है उत्तर प्रदेश की मृदा के बारे में समझने से पहले देखिए, शिक्षा कुल की सबसे खास बात यही है कि जो संबंधित टीचर हैं वो संबंधित यूपी भी पढ़ा रहे हैं। जैसे यदि मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, इंडियन ज्योग्राफी, तो उत्तर प्रदेश की भी भूगोल हम ही पढ़ाएंगे। इससे क्या होता है, आपको कोई चीज़ रटना नहीं है। शिक्षा कुल रटने पर एक भी भरोसा नहीं करती है, केवल और केवल चाहती है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो एक समझ विकसित करते हुए और अपने सपने को अच्छे से साकार करें, अपनी एम को, अपने लक्ष्य को वो भेद सकें। तो ऐसे में यदि आप रट करके करने का प्रयास करते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं समस्या हो जाएगी। तो शिक्षा कुल इसका भेद या भेद के रूप में लेकर आया कि संबंधित टीचर, मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं तो उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी मैं ही पढ़ाऊंगा। यदि हिस्ट्री दीपक जी पढ़ा रहे हैं तो आपको उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री दीपक जी ही पढ़ाएंगे। यदि इकोनॉमी प्रेम जी पढ़ा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो प्रेम जी पढ़ाएंगे। तो ऐसे में क्या है, एनवायरमेंट मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। तो ऐसे में क्या हो जाता है, समझ विकसित हो जाती है कि अच्छा ये बातें ऐसे आई हैं। जब कोई एक टीचर जो स्पेशल उत्तर प्रदेश का है तो उसकी समझ एक अच्छी, कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की मृदा के बारे में बात करें तो सबसे पहले मृदा आपने सीखा क्या है, उसके बाद यहाँ पे टेक्सचर। अब उत्तर प्रदेश की मृदा के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश की मृदा को हम कई भागों में बांट सकते हैं। उत्तर प्रदेश की मृदा के संदर्भ में थोड़ा समझें। सबसे पहले हम यूपी के एक मैप को ड्रा करते हैं ताकि उस मैप को आप लोग समझें। जैसे यदि हम बात करें, यदि हम उत्तर प्रदेश की मैप पे नज़र डालें, उत्तर प्रदेश की मैप पे नज़र डालें तो यहाँ पे आपका जवाब होगा कि अच्छा ये सर उत्तर प्रदेश का मैप है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति में क्या है, जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दिस इज़ यूपी। ये क्या है, यूपी है, यही तो उत्तर प्रदेश है। और हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। ये जो निकला है आप देख रहे, दिस इज पूर्वी जिला, जिसे हम बलिया कहते हैं। और ये सबसे पश्चिमी जिला है जिसे हम कहते हैं शामली, जिसे हम क्या नाम देते हैं, ये सबसे, यहाँ पे आप देखोगे दिस इज शामली। तो उत्तर प्रदेश की मृदाओं के बारे में बात करें तो हमने पिछले सेशन में आपको जिस प्रकार उत्तर प्रदेश का या जिस प्रकार हमने भारत का भौतिक विभाजन, भारत की भौतिक प्रदेशों के बारे में डिस्कस किया था, तो उत्तर प्रदेश को भी हमने भौतिक भागों में, भौतिक प्रदेशों में डिवाइड किया। यदि उत्तर में बात करें तो भामर एवं तराई का प्रदेश, मध्य में हम बात करें तो मध्य गंगा का मैदान, और दक्षिण में बात करें तो दक्षिण का पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र। भामर एवं तराई के मैदान में हमने बताया था, चूंकि यह जो प्रदेश होता है वो अवसादों से, या भामर का जो प्रदेश होता है वो हिमालयी नदियों के द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थरों से निर्मित होता है, मुख्यतः जलोढ़ पंख एवं शंख से निर्मित ये होता है। हमने ये भी बातें बताई थी कि इसमें कौन कौन सी मिट्टी के संदर्भ में या कौन कौन सी उपयुक्त फसलें उगाई जाती हैं, ये भी बातें बता दी थी। यदि हमने ये भी बताया था, आपको याद होगा कि सहारनपुर से लेकर के और कुशीनगर का जो क्षेत्र है, ये जो कुशीनगर तक का क्षेत्र है, दिस इज भामर एवं तराई का क्षेत्र है। ये क्या है, भामर एवं तराई का क्षेत्र है, भामर एवं तराई का क्षेत्र है। तो यहाँ पे भामर एवं तराई का जो क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है, जो मृदा पाई जाती है, वो भामर एवं तराई प्रकार की, मुख्यतः यदि हम बात करें तो बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों से युक्त मृदा होती है, चूना युक्त मृदा होती है। और दूसरे यदि हम बात करें तो जलाऊं से लेकर के जो चंदौली का क्षेत्र है, जो चंदौली तक का क्षेत्र है, ये है दक्षिण का पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र, दक्षिण का पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र है। ये भी बातें हमने आपके साथ डिस्कस कर ली थी, है या नहीं है। और मध्य में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि मध्य में यहाँ से देखोगे कि पश्चिम में है यमुना नदी, बेटा गंगा नहीं है। कुछ लोग मन में सोचते हैं कि यमुना नदी या गंगा नदी, मध्य गंगा के मैदान की पश्चिमी जो सीमा है वो यमुना नदी निर्धारित करती है, ना कि गंगा नदी।
ना कि गंगा नदी। दूसरी बात, यदि हम पूर्व में बात करें तो पूर्व में है गंडक नदी। पूर्व में कौन सी है? गंडक नदी। तो दक्षिण में है विंध्यन। तो यमुना, गंडक और विंध्यन द्वारा जो सीमांकित प्रदेश है, इसी को हम कहते हैं मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा का जो मैदान है, हमने ये 3 भागों में आपके साथ डिस्कस किया था। यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ आपके साथ। ऐसा मैं आशा कर रहा हूँ कि इसमें तो थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए आपको मैप के माध्यम से एक एक बातें बताई जा रही हैं। यदि हम बात करें सबसे पहले उत्तर प्रदेश की मृदा के बारे में, तो यहाँ पे आपका जवाब होगा भामर एवं तराई क्षेत्र की मृदा। भामर एवं तराई सबसे पहला हम बात करेंगे। सबसे पहला कि एक आप बात करेंगे कि भामर एवं तराई क्षेत्र की मृदा। सबसे पहले इस क्षेत्र की मृदा, इस क्षेत्र की जो मृदा है, ये क्षेत्र की जो भामर एवं तराई क्षेत्र की जो मृदा है, कहीं ना कहीं ये एक जलोढ़ मृदा का उदाहरण है। कहीं ना कहीं क्या है? एक जलोढ़, यदि हम कहें तो जलोढ़ मृदा का ही उदाहरण है। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है, देखिए बेटा, मैं आपको यहाँ से बिल्कुल क्लैरिटी के साथ एक एक बातें बता रहा हूँ। हमने आपके साथ कहा कि भामर एवं तराई क्षेत्र की जो मृदा है, ये कहीं ना कहीं जलोढ़ मृदा का ही उदाहरण है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि भामर एवं तराई क्षेत्र का जो निर्माण है, जो भामर एवं तराई क्षेत्र या प्रदेश का जो निर्माण हुआ है, वो हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव के फलस्वरूप हुआ है। और इसीलिए हम कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की भामर एवं तराई क्षेत्र की मृदा जलोढ़ मृदा है। यदि हम यहाँ की मिट्टी की बात करें, तो यहाँ की जो मिट्टी मुख्यतः जलोढ़ के साथ साथ यदि हम बात करें तो यहाँ पे मुख्यतः दोमट मृदा होती है। दोमट मृदा होती है। यहाँ पे मटियार मृदा भी पाई जाती है। कौन सी मृदा? मटियार मृदा के नाम से भी जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है जहाँ जो उत्तर प्रदेश की कृषि की अर्थव्यवस्था के लिए, कृषि अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत उपयोगी है, वह है मध्य गंगा का मैदान। जो कृषि के लिए उत्तर प्रदेश जो अर्थव्यवस्था है वो डिपेंड है जिस मिट्टी पे, वह है मध्य गंगा का मैदान। बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। और हमने आपसे जिक्र भी किया था, आपने एक मूवी देखा होगा भीष्मा, और भीष्मा में एक इंटरव्यू के दौरान कहा जाता है कि उसमें कहता मतलब चूंकि वो सारी बातें हैं कि रासायनिक उर्वरक से मिट्टी हमारी बंजर हो जाएगी, ऊषर हो जाएगी। हमारी जो मिट्टी होती है वो देश का सोना है, ये सोना हमें देती है, और इसे बंजर करने का प्रयास ना करें। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश से लगा हुआ बिहार एंड देन सिक्किम, आप देखोगे बिहार से लगा सिक्किम विश्व का पहला ऐसा राज्य है जो पूर्ण रूपेण से जैविक कृषि वाला ये राज्य बन गया है। तो ऐसे में क्या है, आइए हम लोग समझें कि मध्य गंगा के मैदान के बारे में बात करते हैं। इस पर हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे कि मध्य गंगा का मैदान है क्या। एक एक बिंदुओं को हम लोग समझेंगे और उसके बाद एक एक बातों को लिखेंगे। मध्य गंगा का मैदान, यहाँ पे क्या है? मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान। आइए हम लोग समझें कि मध्य गंगा का मैदान, यदि हम एक शब्दों में कहें, यदि हमें एक शब्दों में कहना हो तो हम क्या कह सकते हैं कि मध्य गंगा का जो मैदान है, ये यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। मध्य गंगा का जो मैदान है, इस मैदान में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। बहुत अच्छी बात है, जो कि पोटास एवं चूना पत्थर से युक्त होती है, लेकिन नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। यदि हमें एक शब्द में कहना होगा तो हम यही कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये नदियों द्वारा इसका निर्माण क्या हुआ है? नदियों द्वारा लाए गए अवसादों की जमाव के फलस्वरूप हुआ है। तो मध्य गंगा का जो मैदान है, एक शब्द में हमें कहना हुआ तो मध्य गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो आपका जवाब होगा कि सर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। यदि यहाँ पे यदि
उत्तर प्रदेश या मध्य गंगा का जो मैदान है, इस मध्य गंगा के मैदान में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा की खास बात यह है कि इसमें नाइट्रोजन, N2 और ह्यूमस की कमी होती है। नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। और दूसरा आपका जवाब होगा कि यहाँ पे पोटास एवं चूना पत्थर से युक्त होती है। पोटास एवं चूना से क्या होती है? युक्त होती है। चूना से युक्त होती है। मतलब ये बातें समझ में आ गई हैं। यहीं से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन नंबर 1, उत्तर प्रदेश की जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है लेकिन ह्यूमस की अधिकता होती है। कथन नंबर 2, उत्तर प्रदेश की जलोढ़ मृदा में पोटास एवं चूना बहुत ही न्यूनतम मात्रा में पाए जाते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब होगा दोनों ही कथन गलत हैं। इसका रीजन क्या है? दोनों ही कथन गलत हैं। इसका रीजन ये है कि नाइट्रोजन और ह्यूमस दोनों ही यहाँ पे कमी है। ये ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन अधिक है या नाइट्रोजन कम है, ह्यूमस ज़्यादा है। और दूसरा, पोटास एवं चूना यहाँ पे समृद्ध है। यहाँ की जो मिट्टी है ये पोटास एवं चूना से समृद्ध है, ना कि अत्यंत बहुत ही अल्प मात्रा में होते हैं। ठीक है। यदि हम और बिंदुओं पे बात करें तो ये जो जलोढ़ मृदा है, इस जलोढ़ मृदा को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। इस जलोढ़ मृदा को, ये जो एलुवियल सॉइल है, इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला यदि हम बात करें तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, एक है बांगर मृदा और दूसरा हम कहेंगे खादर मृदा। बांगर मृदा उत्तर प्रदेश की मध्य गंगा के मैदान की वह मिट्टी जो प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित नहीं होती। उत्तर मध्य गंगा के मैदान का वह क्षेत्र जो प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित ना हो। ऐसा देखिए बहुत सारे, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश पे नजर, पूर्वी मध्य गंगा पे आप देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा ये बाढ़ से प्रभावित होता है, लेकिन वहीं पे ऊपरी गंगा के मैदान पे आप देखोगे तो प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित नहीं होता। तो उत्तर प्रदेश का वह क्षेत्र जो प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित ना हो तो उसे हम बांगर मृदा, मतलब ये है कि पुरानी जलोढ़ को एक तरीके से यदि हम बात करें तो पुरानी जो जलोढ़ मृदा है ना मेरे प्यारे दोस्त, पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर मृदा के नाम से जानी जाती है। वहीं पर यदि हम खादर की बात करें, यदि हम खादर मृदा की बात करें तो खादर में होता है वह क्षेत्र, वह मृदा जो प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होती है। और जो प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होती है, इसका मतलब ये है कि ये नवीन जलोढ़ मृदा को हम खादर कहते हैं। अब ये एक बात बताओ, आप सभी लोग बताओ कि यदि खादर नवीन जलोढ़ या प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि यदि खादर जो मृदा है प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित है, तो ये बताओ यहाँ पे जो ये तत्व हैं, जो जैविक तत्व हैं, क्या ये जैविक तत्वों से समृद्ध होगा या नहीं? क्या ये जैविक, थोड़ा सा हम और बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, जरूरी है। आपने देखा बांगर मृदा के बारे में, बांगर मृदा में सबसे पहली कि पुरानी जलोढ़ मृदा को हम बांगर कहते हैं। इसे यहाँ पे देखिएगा, बांगर मृदा को हम उपहार मृदा के नाम से भी जानते हैं। मटियार दोमट, यहाँ पे हम बात करें तो बांगर मृदा को हम उत्तर प्रदेश में उपहार मृदा के नाम से भी जानते हैं, उपहार मृदा के नाम से भी जानते हैं। इसे हम मटियार दोमट के नाम से भी जानते हैं, इसे हम मटियार दोमट के नाम से भी जानते हैं, मटियार दोमट के नाम से, इस नाम से भी जानते हैं। ऐसा नहीं है केवल हम बांगर को बांगर कहते हैं, नहीं। साथ यहाँ पे नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, ये बातें हमने आपको बता ही दिया है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या होती है? कमी होती है। लेकिन वहीं पर यदि हम बात करें एक खादर मृदा के बारे में, तो सबसे पहला, यदि ये प्रतिवर्ष, आप लोग थोड़ा सा बताएंगे, यदि ये प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित है,
तो आप मुझे बताओ, बहुत ही सोच समझ कर बताना, यदि नवीन जलोढ़ है तो क्या इसकी उर्वरा शक्ति ज़्यादा होगी या कम होगी? जब ये बाढ़ से प्रभावित होगा तो बहुत यहाँ पे जैव तत्व होंगे, तो ऐसे में क्या होगी, इनकी उर्वरा शक्ति ज़्यादा होगी। होगी या नहीं होगी? उर्वरा शक्ति होगी। यदि इसकी उर्वरा शक्ति होगी तो क्या होगी, फसलें हम करेंगे, तो फसलें हम करेंगे तो उत्पादन भी ज़्यादा होगा या नहीं होगा? आप मुझे बताओ, फसलों का उत्पादन ज़्यादा होगा या नहीं होगा? निश्चित तौर पे होगा। यदि इसके हम रंग की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि जैसे आप उत्तर प्रदेश में जाओगे, आपको हल्का भूरा रंग का मिले, हल्का भूरा रंग का, तो आप समझ जाना कि ये क्या है, खादर मृदा है। ठीक है। तो मध्य गंगा के मैदान में सबसे पहली जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ प्रकार की मृदा पाई जाती है। अब आपके मन में कई बार क्वेश्चंस उठते हैं कि सर, क्या जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है? क्या जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है या जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है या और भी मृदा पाई जाती है? तो आप कहोगे कि सर, लवणीय एवं क्षारीय मृदा भी पाई जाती है। क्या कहोगे? इसके सिवाय मध्य गंगा के मैदान में लवणीय एवं क्षारीय मृदा भी पाई जाती है। लवणीय एवं क्षारीय मृदा भी पाई जाती है। अच्छा, एक बात बताओ, आपने बचपन में आम्ल पढ़ा होगा, लवणीय एवं क्षारीय में आम्ल क्षार, आपकी मैम ने बताया होगा, जबकि जो केमिस्ट्री पढ़ाई होंगी मैम ने, कि पीएच पॉजिटिव हो या पीएच हाइड्रोक्साइड हो, H+ OH-, बताए थे या नहीं? बताई जरूर होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ बताई होंगी कि पीएच यदि 7 से कम है तो एसिडिक, यदि 8 से ज़्यादा है तो क्षार। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, क्षारीय मृदा जो होती है, यहाँ पे लवणीय एवं क्षारीय मृदा की बात करें तो लवणीय मृदा क्या होती है, इस बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। लवणीय मृदा एक ऐसी मृदा होती है, लवणीय मृदा एक ऐसी मृदा होती है जिस मिट्टी की सतह पे एक सफ़ेद परत की चादर जम जाती है। इसमें क्या होता है, ऐसी कंडीशन में लवणीय की कंडीशन में क्या होता है कि मिट्टी की सतह पर, मृदा की सतह पर लवणीय सतह जम जाती है। मृदा की सतह पर सफ़ेद परत जम जाती है। अब सफ़ेद परत है तो लवणीय है, जिसकी पीएच वैल्यू यदि, अच्छा एक बात और बताओ, लवण में ये सफ़ेद हुआ तो आप बताओ कि आखिर में कौन कौन से तत्व, क्या सोडियम पाए जाएंगे या नहीं? बिल्कुल पाया जाएगा। पोटेशियम पाया जाएगा या नहीं? बिल्कुल पाया जाएगा। कैल्शियम पाया जाएगा या नहीं? बिल्कुल पाया जाएगा। इसका मतलब ये है, जैसे आप कहते हो ना, जैसे नमक क्या होता है, NaCl, तो Na पाया जाएगा। देखिए, आप नमक खाते हो ना, आता है प्रचार, आयोडीन युक्त नमक खाइए, घेगा से रोग बचाइए, घेगा रोग से बचे, आयोडीन युक्त नमक खाइए, टाटा का नमक खाइए, एडवर्टाइज होता है। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति में Na सोडियम पाया जाएगा या नहीं? बिल्कुल पाएगा। पोटेशियम पाया जाएगा कि नहीं? बिल्कुल पाया जाएगा। कैल्शियम पाया जाएगा या? बिल्कुल पाया जाएगा। ये सभी तत्व पाए जाते हैं। और जी इनकी जो पीएच वैल्यू हम बात करें तो 8.5 यहाँ पे आप देखोगे से कम। वहीं पे क्षारीय मृदा की बात करें तो क्षारीय मृदा में क्या होता है कि इनकी जो स्थिति होती है, इनकी जो पीएच वैल्यू होती है, ये 8.5+ होती है। ये दोनों बातें आपको ध्यान देनी है। दिस इज अम्लीय एवं क्षारीय मृदा। लेकिन बात ये नहीं है, आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा कि सर ये तो बातें हमें बचपन में बताई गई थी, हमारी मैम ने बताया था। उत्तर प्रदेश की ये जो मृदा है ये कहाँ पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, ये बताइए आप।
क्या कहोगे कि सर ये तो बातें हमें पता है कि यहाँ यहाँ पाई जाती हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि ये कहाँ पाई, उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो आपने एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम उत्तर प्रदेश का, एक प्रसिद्ध शहर का नाम सुना होगा, एक प्रसिद्ध डिस्ट्रिक्ट का नाम सुना होगा, प्रयागराज। प्रयागराज वही प्रयागराज जहाँ पे गंगा और यमुना जाकर मिलती हैं। हालांकि ऐसी मान्यता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियां मिलती हैं। तो गंगा और यमुना नदियां मिलती हैं और उस शहर का नाम है प्रयागराज, जिसका एक समय इलाहाबाद नाम हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में उसका नाम बदल करके प्रयागराज रख दिया गया। अब प्रयागराज से आप देखोगे, प्रयागराज की जब बात करें तो प्रयागराज से लगा हुआ एक जिला, जो बच्चे हमें प्रयागराज से देख रहे होंगे उनको अच्छे से पता है कि प्रयागराज से लगा हुआ जिला कौन सा है, तो आपका जवाब होगा प्रतापगढ़। तो इसका मतलब ये है कि जो लवणीय एवं क्षारीय मृदा होती है ये कहाँ पाई जाती है, प्रयागराज, फिर प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर। देखिएगा बेटा, ये जो मिट्टी पाई जाती है, एक छोटे से शब्दों में बात करें, थोड़ा सा हम बात करेंगे, छोटा सा मैप बनाएंगे उत्तर प्रदेश का, जिसमें आपको भी ज़्यादा दुख नहीं होना चाहिए कि, ठीक है, जिसमें आप दुखी न मत होइएगा कि सर छोटा उत्तर प्रदेश बना दिए। नहीं बेटा, उत्तर प्रदेश छोटा बनाने का रीज़न ये है, मतलब ये वाला इलाका है, आप देखोगे तो ये है हमारा, ये है प्रयागराज, तो ये प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, ये वाला क्षेत्र है। क्या कहोगे कि प्रयागराज, फिर प्रयागराज से लगा हुआ प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से लगा हुआ सुल्तानपुर और फिर जौनपुर। इस वाले इलाके में क्या कहा, दिस इज प्रयागराज, यहाँ पे प्रयागराज, यहाँ पे प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर। ठीक है, ये आप कहोगे। ये बातें क्लियर हो गई, कौन कौन सा है, प्रयागराज, फिर प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, ये वाला। क्या इसी क्षेत्र में है, नहीं, थोड़ा सा और देखते हैं। अलीगढ़ का नाम सुना है, हमने बताया था, आप याद करिए, आप इस मैप में हमने कहा था बाउंड्री आप लोगों को हमने याद करा दिया था, याद करिए बेटा। सहारनपुर बताया था, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, याद आया, गाजियाबाद, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, सारी चीज़ें हमने बताई थी। तो ऐसे क्रम में आपको हमने याद करा दिया था पूरी बाउंड्री के साथ लगे हुए उत्तर प्रदेश के जितने डिस्ट्रिक्ट थे। तो ऐसे में क्या था कि यदि यहाँ पे हम बात करें तो आपका जवाब होगा कि सर यहीं पे हम मान लेते एक छोटा सा लगा हुआ है अलीगढ़। क्या लगा है, हमने मान लिया अलीगढ़ है। तो अलीगढ़ में भी इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब अलीगढ़ से लगा हुआ एक प्रसिद्ध डिस्ट्रिक्ट है एटा, आपने नाम सुना होगा। तो अलीगढ़, एटा, अलीगढ़, एटा, और उसके बाद देखोगे तो मैनपुरी, एटा, मैनपुरी। तो अलीगढ़, एटा और फिर उसके बाद मैनपुरी, और यहीं पर मथुरा, आगरा, इटावा, यहीं पे आप देखोगे तो यहीं पे इटावा। तो इस समय ये इन सभी जिलों में, उत्तर प्रदेश के इन सभी जिलों में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। अब देखिए, मैप के माध्यम से जब आप सीखने का प्रयास करते हैं तो बड़ा ही आसान दिखता है वो। अच्छा, ये बातें थी, क्या क्या है, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, इटावा। ठीक है, यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लवणीय एवं क्षारीय मृदा पाई जाती है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, फिर हम आगे चलें। ठीक है, बिल्कुल बेटा। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो अगला है मरुस्थलीय मृदा, और मरुस्थल का नाम लेते ही आपका जवाब होगा कि सर बहुत सारी बातें क्लियर हो गई हैं कि मरुस्थलीय मृदा होती क्या है। यदि हम मरुस्थलीय मृदा की बात करें तो आप मुझे थोड़ा सा सोच विचार के बताओ। सबसे पहले मरुस्थलीय मृदा में, जैसे हमने जब आपको
इंडिया लेवल पे बताया था, भारत के संदर्भ में बताया था, तो हमने कहाँ बताया था कि मरुस्थलीय मृदा राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पश्चिम पंजाब, दक्षिण पश्चिम हरियाणा, ये हमने एरिया बताया था। हमने जब वैश्विक लेवल बताया था तो महाद्वीपों का पश्चिमी भाग तथा साथ ही साथ में जो पर्वत था उस पर्वत के विमुख ढाल पर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। हमने वैश्विक लेवल के संदर्भ में, आपके संदर्भ में बात किया, इंडिया लेवल के संदर्भ में बात किया, और अब बात करेंगे वो है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। उत्तर प्रदेश में सबसे पहला कि जो मरुस्थलीय मृदा होती है उसमें लवण एवं फास्फेट अधिक मात्रा में होते हैं। लेकिन आप एक बात हमेशा रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की, न केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि भारत की मृदा में ह्यूमस की कमी है, जीवांश की कमी है। तो यहाँ पे आप ये बात याद रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, आपने सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे, अभी हमने आपसे बताया कि ये जो मरुस्थलीय मृदा होती है एक किस्में ये लवण एवं फास्फेट से समृद्ध है। ये क्या लिखोगे, पहला लवण एवं फास्फेट से समृद्ध है, लवण एवं फास्फेट से समृद्ध है, फास्फेट से समृद्ध है। बड़ी अच्छी बात आपने बता दी। सेकेंड पॉइंट समझते हैं बेटा, पहला पॉइंट लवण एवं फास्फेट से समृद्ध है। दूसरा, यदि लवण एवं फास्फेट से समृद्ध है तो क्या नाइट्रोजन और जीवाश्म है इसमें? आपका जवाब होगा नहीं। नाइट्रोजन एंड ह्यूमस से क्या है, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी है, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी है। बड़ी अच्छी बात है। हम एक बात और समझ लेते हैं, कहाँ कहाँ पाया जाता है ये भी हम बात कर लेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे। ये मरुस्थलीय मृदा में यहाँ पे एक प्रकार की मृदा और भी पाई जाती, कहाँ पाई जाती है? तो एक मैप यहाँ पे, चलो इसी पे हम मैप बना देते हैं। आप हर तरीके से मैप समझो, क्योंकि मैप आपके एग्ज़ाम के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपको एसडीएम बनने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, यदि एसडीएम बनना है, ये ललितपुर है बेटा, ये ललितपुर है जो तीन ओर, ललितपुर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा ज़िला है, ललितपुर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा ज़िला है जो तीन ओर मध्य प्रदेश से घिरा है। ये कौन सा ज़िला है? सोनभद्र। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का ऐसा ज़िला है जिसकी सीमा 4 राज्यों के साथ लगती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ लगती है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पे यदि हम बात करें, आप मन में थोड़ा सा सोचने का प्रयास करें कि आखिर में क्या है ये उत्तर प्रदेश बन गया उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। तो ऐसा बताइए सर कि यहाँ पे आपने कहा कि यहाँ पे एक ज़िला है जिसका नाम है अलीगढ़। अलीगढ़ में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। अलीगढ़ में कौन सी मृदा पाई जाती? मरुस्थलीय मृदा, बताया था या नहीं? मथुरा, यहाँ पे कौन सा जिला है? मथुरा, आगरा। तो ये कौन सा है? मथुरा। ये कौन सा है? आगरा। तो मथुरा और आगरा में भी मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। आप ऐसे मैप बनाओ, मैप बना करके मेंस में जिस बार लिख दोगे ना, ऐसे मैप बनाओ और आपको डोनेट कर देना है। यहाँ पे नोटेड कि डिनोट कर दो, ये यहाँ है और यहाँ पे पाया जाता है। आपको मैं दावे सब कह रहा हूँ, सभी स्टूडेंट से बहुत अच्छा मार्क्स आपको मिल जाएगा। हम यहाँ पे क्या करें, आपको यूपी का जो मैप है बिल्कुल एक मैप बेस पे सारी चीज़ें, अभी हम आपको उत्तर प्रदेश की योजनाएं के बारे में बता देंगे कि उत्तर प्रदेश की स्कीम कौन कौन सी है। आखिर में उत्तर प्रदेश की योजनाएं कौन कौन सी है वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन ह्यूमस की कमी, लवण से एवं फास्फोर से, यहाँ पे एक मिनट बेटा ये थोड़ा सा गलती लिखा है, लवण और फास्फेट से समृद्ध है। तो ये बातें हो गई। तो आपने इतनी सारी मिट्टी, एक और मिट्टी पढ़ते हैं, आपने नाम सुना होगा भूण मृदा के बारे में। भूण मृदा के बारे में नाम सुना है नहीं? हमने कहा सर भूण मृदा आपने ना वैश्विक लेवल पर बताया और ना ही भारतीय स्तर पर बताया। ये उत्तर प्रदेश की एक विशेष मृदा है जिसे हम भूण मृदा कहते हैं। बलुई मृदा के 10 से 20 फीट ऊंचे जो टीला है, बलुई जो मिट्टी है, बलुई मृदा है। अब देखिए सबसे पहला यहीं पे एक हम मरुस्थलीय संदर्भ में हम अगला इसे समझें, जो बलुई मृदा है। इसी क्रम में आपने तीसरा देख लिया। अगला हम बात करेंगे
कि बलुई मृदा के बलुई, दिस इज मरुस्थलीय मृदा, बलुई मृदा, तो बलुई मृदा की 10 से 20 फीट, बलुई मृदा की 10 से 20 फीट 10 से 20 फीट ऊंचे टीले को, ऊंचे जो टीला है, इस ऊंचे टीले को हम भ्रूण मृदा कहते हैं। क्या क्या नाम देते हैं? भ्रूण मृदा कहते हैं। बड़ी अच्छी बात है, हमें इस बात की जानकारी मिल गई कि ये से वास्तव में जो भ्रूण मृदा होती है वो हल्की दोमट बलुई होती है। ये जो भ्रूण मृदा होती है, आप यहाँ से एक मैप बनाओगे, ये जो भ्रूण मृदा आपने देखा वास्तव में यह हल्की दोमट बलुई मृदा होती है, हल्की दोमट बलुई मृदा होती है। आपने मरुस्थलीय मृदा के संदर्भ में इतनी बातें देख ली। ये बातें क्लियर हो गई कि दिस इज यूपी, ये कौन सा है, ये संदर्भ में आपने मरुस्थलीय देख लिया। बातें क्लियर हैं? सभी लोग जल्दी से बताओ। सभी लोग पहले वाई कमेंट करो, फिर हम आगे चलें अभी। और अब आपने दो प्रदेशों, एक भामर एवं तराई क्षेत्र की मृदा देख लिया। जल्दी जल्दी आप लोग देख लीजिए ताकि किसी तरह, हाँ अब आपने ये बातें देख ली कि हाँ सर ये बातें यहाँ तक होती हैं, कोई डाउट तो नहीं है। एक हम और कंप्लीट कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब हम देखेंगे कि दक्षिण का पठारी एवं पहाड़ी मृदा, तो अगला हम बात करेंगे दक्षिण का, इसी में हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से देखेंगे दक्षिण का पहाड़ी एवं पठारी मृदा। पठारी मृदा, आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं दक्षिण के पठारी एवं पहाड़ी मृदा। हमने जैसा कि सीमांकित भी किया था, दिस इज, यहाँ पे यदि हम बात करें तो तो ऐसे संदर्भों में ये जरूरी हो जाता है कि कैसी चीज़ों को आगे बढ़ाना है। जैसे यदि ये जालौन है तो ये पूरा क्या है, दिस इज जालौन से लेकर के और चंदौली तक का जो पार्ट है, दिस इज दक्षिण का पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र। ये जो आप एरिया देख रहे हो, दिस इज, ये चित्रकूट तक का भाग है। ये कौन सा है? तो बुंदेलखंडी एरिया है, और ये बघेलखंड, और ये बुंदेलखंडी है। ये बघेल, मतलब यदि हम एक शब्द में यदि हम डिवीज़न ना भी करें, हमने उस दिन डिवीज़न कर दिया था, ये है, यही क्या है, दक्षिण का पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र। इसमें कई प्रकार की मृदा पाई जाती है, इसमें कई प्रकार की मृदा पाई जाती है। ये जो क्षेत्र है जालौन है, हमने बताया था आपको, जालौन है, और ये जो है चंदौली है, जालौन टू चंदौली। बस इतनी बातें आपको रखनी है, जालौन से चंदौली। एक एक बात हम समझते हैं। इस दक्षिण के पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र में लाल मृदा, परवा मृदा, माड़ मृदा और राकर मृदा पाई जाती है। क्या कहोगे? लाल, परवा, इस सबसे पहला, अब एक एक बातों को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे दक्षिण के पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र में सबसे पहला क्या है? विस्तार। विस्तार से संदर्भ में कहाँ से? तो जालौन से, जालौन से चंदौली। कोई दिक्कत? जालौन टू चंदौली इसका विस्तार है। सेकेंड पॉइंट, दक्षिण का पहाड़ी एवं जब पठारी क्षेत्र की बात करते हैं तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? जालौन टू चंदौली। इसमें कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ लाल मृदा पाई जाती है या नहीं? बिल्कुल पाई जाती है। यहाँ पे लाल मृदा के साथ साथ परवा मृदा पाई जाती है। यहाँ पे लाल, आपने नाम सुना होगा रेड सॉइल, परवा को परवा बोलते हैं। फिर उसके बाद लाल, परवा, माड़ और राकर, माड़ और राकर मृदा प्राप्त होती है। माड़ एवं राकर मृदा प्राप्त होती है। ये बातें आपको ध्यान देनी है। दक्षिण के पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्र में सबसे पहले विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? जालौन टू चंदौली। यहाँ पे लाल मृदा पाई जाती है, परवा मृदा पाई जाती है, यहाँ पे एक और मृदा पाई जाती है, भोंडा, आपने नाम सुना होगा। तो लाल मृदा, परवा, माड़ और राकर,
इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। लाल मृदा की बात करें तो किसी भी मिट्टी के लाल होने का कारण वहाँ के लवणांश। तो सबसे पहले लाल मिट्टी लवणांश की अधिकता के कारण ये मिट्टी पाई जाती है। वास्तव में इस मिट्टी का जो निर्माण है वो विंध्यन चट्टानों की अपक्षय और अपर्दन के फलस्वरूप हुआ। अब आपके मन में उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? प्रयागराज, झांसी, अब देखते चलेंगे, प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, या हम ऐसे बोल सकते हैं प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, इस वाले इलाके में पाई जाती है। प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, ठीक है। फिर उसके बाद झांसी में भी इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ये झांसी वाले में भी और यहाँ पे भी। तो इस वाले इलाके में आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर में ये लाल मृदा कहाँ पाई जाती है। तो आइए सबसे पहले लाल मृदा के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। दिस इज रेड सॉयल, लाल मृदा। सबसे पहले लवणांश की अधिकता है या नहीं? बिल्कुल है, लवणांश की अधिकता है, लवणांश की अधिकता है। सेकेंड पॉइंट यदि हम बात करें तो विंध्यन निर्माण की बात करें तो यदि हम निर्माण के संदर्भ में देखते हैं तो विंध्यन चट्टानों से के अपक्षय अपर्दन है, के अपक्षय आबलिक अपर्दन से हुआ है, अपक्षय अपर्दन से हुआ है। और तीसरी बिंदुओं पे यदि हम बात करें लाल मृदा ये हो गई। और कहाँ पाई जाती है? तो हम पहले प्रयागराज को बेस मानेंगे, प्रयागराज, मिर्जापुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली और झांसी, इन सभी जगहों पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जैसे प्रयागराज, ये कौन सा है? प्रयागराज है। ये सेकेंड कौन सा है? मिर्जापुर है। ये कौन सा है? सोनभद्र है। और ये कौन सी है? चंदौली है। तो दिस इज पी प्रयागराज, एम मिर्जापुर, यहाँ पे एस सोनभद्र और सी चंदौली। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये मिट्टी इस प्रकार की पाई जाती है। सेकेंड बात करें परवा मृदा जो होती है ये हमीरपुर और जालौन पे पाई जाती है। कहाँ पे? हमीरपुर और जालौन हमीरपुर और जालौन में पाई जाती है। बस थोड़ी सी ऐसे देख लो, जो परवा मृदा है कहाँ पे पाई जाती है? हमीरपुर और जालौन, यमुना के बीहड़ क्षेत्र में परवा मृदा। सबसे पहले थोड़ी सी यही बातें देख लेते हैं, कहाँ पाई जाती है? तो यमुना की यदि हम बात करें तो ये यमुना के बीहड़ क्षेत्र में, कहाँ? यमुना के बीहड़ क्षेत्र में पाई जाती हैं। सेकेंड कहाँ पाई जाती हैं? सेकेंड आपका जवाब होगा कि यदि हम बात करें तो जालौन। आपने जालौन का नाम सुना ही होगा, हमने खुद बताया है। तो हमीरपुर और जालौन और हमीरपुर में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताएं। हल्के लाल भूरे रंग का होता है ये, बातें क्लियर हैं। तीसरा हम बात करते हैं और वह है माड़ मृदा। माड़ जो मृदा है ये मृत्तिका से युक्त होता है। नाम देखिए, माड़ जो मृदा होती है ये मृत्तिका से युक्त होती है। अभी हमने आपको संगठन बताया था सैंड, सिल्ट और क्ले की हिंदी होती मृत्तिका। तो ये एक प्रकार की मृत्तिका मृदा होती है जिसमें 60% सिलिकेट और 15% लोहा, 25% एल्यूमिनियम होता है। 60% सिलिकेट होता है, 15% लोहा होता है और 25% एल्यूमिनियम होता है। ये पश्चिमी जिलों में पाई उत्तर प्रदेश के, यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। माड़ के बारे में आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको लिखाएंगे नहीं, इसके बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। राकर मृदा के बाद लाल भूरे रंग की होती है, जैव तत्वों की कमी होती है और इस प्रकार जो राकर मृदा है इसमें तिल हुआ, चना हुआ, ये फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, यदि हमने बताया था, एक आपसे डिस्कस भी किया था कि भोंडा जो मृदा होती है विंध्यन चट्टानों की अपक्षय प्रदर्शन से भोंडा मृदा का भी निर्माण हुआ है। तो हमने आपको ये सारी बातें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बता दिया।
सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यदि हम बात करें कि बलिया में सर्वाधिक बंजर भूमि में वृद्धि हुई है। बलिया में यदि आपसे कहा जाए कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक बंजर भूमि में वृद्धि हुई है, तो आपका जवाब होगा बलिया। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में सबसे अधिक बंजर भूमि में वृद्धि हुई है। वहीं पे आपका एक दूसरा जवाब होता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लवणीय एवं क्षारीय मृदा कहाँ पाई जाती है, तो आपका जवाब होगा रायबरेली जिले। सर्वाधिक लवणीय एवं क्षारीय मृदा कहाँ पाई जाती है, तो रायबरेली में। बंजर भूमि में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ दर्ज की गई है, बलिया में। सर्वाधिक बंजर भूमि कहाँ पाई जाती है, झांसी। दोनों में अंतर है। सर्वाधिक बंजर भूमि कहाँ है, झांसी। सबसे अधिक वृद्धि दर्ज कहाँ की गई, तो आपका जवाब होगा बलिया। तो यहाँ पे एक मथुरा में देख लोगे, आगरा, इटावा, यहाँ सब में देखोगे तो अपर्दन हुआ है। इस मृदा का वायु अपर्दन अधिक हुआ है। तो ऐसे में क्या करना है आपको, मिट्टी के बारे में इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो आज की क्लासेस हम लोग यहीं तक करते हैं। इसके आगे की क्लासेस हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई समस्या हो तो आप लोग बता सकते हैं। ओके, कोई डाउट नहीं। हम लोग फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, एक नए अंदाज में और एक नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।